Difference and similarity between growth and development. हुक। लोग अक्सर ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही चीज समझते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन क्या वो सच में सेम है? सोचो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स ऐड करना ग्रोथ जैसा है, लेकिन उन ब्लॉक से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना वो डेवलपमेंट जैसा है। अच्छा एनालॉजी है। लेट्स फाइंड आउट द एक्चुअल डिफरेंस। लर्निंग मैप। पहले हम देखेंगे इनके डिफरेंसेस क्या हैं, फिर इनकी सिमिलैरिटीज पर बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चंक 1, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला पॉइंट है मीनिंग का। मीनिंग में क्या फर्क है? देखो, मलीना के अकॉर्डिंग ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब बॉडी या उसके पार्ट्स के साइज में चेंजेस, बेसिकली बड़े होना। ओके, साइज में चेंज, क्वांटिटेटिव, गॉट इट। और डेवलपमेंट? डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव चेंजेस। ये वो चेंजेस हैं जो मैच्योरिटी लाते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स या केपेबल बनना। अच्छा, तो ये क्वालिटी का चेंज है, मैच्योरिटी, स्किल्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस। अगला है डायरेक्शन ऑफ चेंज। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे हाइट बढ़ना, और नेगेटिव भी, नेगेटिव ग्रोथ, एग्जाम्पल? जैसे थाइमस ग्लैंड है, एडोलेसेंस में सबसे बड़ा होता है, फिर श्रिंक कर जाता है, ये नेगेटिव ग्रोथ हुई। इंटरेस्टिंग, ओके। और डेवलपमेंट की डायरेक्शन? डेवलपमेंट को जनरली वन वे प्रोसेस माना जाता है, इरिवर्सिबल, मैच्योरिटी की तरफ। एक बार हो गया तो नॉर्मली रिवर्स नहीं होता। ओके, इररिवर्सिबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी। और तीसरा डिफरेंस, टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग। ग्रोथ का पैटर्न अक्सर सब में सिमिलर रहता है, एक रेगुलर पाथ फॉलो करता है। लेकिन डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। टाइमिंग अलग हो सकती है, एक्सप्रेशन अलग हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट लर्निंग और एक्सपीरियंस पर बहुत डिपेंड करता है, और वो हर किसी के लिए यूनिक होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चे की हाइट बढ़ना, ये ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव। बिल्कुल, और उसी बच्चे का साइकिल चलाना सीखना, वो डेवलपमेंट है, क्वालिटेटिव चेंज है, स्किल है और इरिवर्सिबल है। और वो थाइमस ग्लैंड वाला एग्जाम्पल नेगेटिव ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। अब कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस इस पर सोचते हैं। पूछो। 1. अगर डेवलपमेंट इरिवर्सिबल है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या निकलता है? थोड़ा सोच लो। हाँ, बिल्कुल, फंडामेंटली रिग्रेस नहीं करते नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2. व्हाई डू यू थिंक इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट में ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ग्रोथ? बताओ। शायद इसलिए कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, जो सबके अलग होते हैं। ग्रोथ तो शायद ज्यादा जेनेटिक है। एग्जैक्टली। डेवलपमेंट में नर्चर का रोल ज्यादा प्रोमिनेंट है इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन। थिंक। गॉट इट। और 3. कैन यू थिंक ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव ग्रोथ इन द ह्यूमन बॉडी? याद रखना। मे बी मसल मास, अगर एक्सरसाइज बंद कर दें तो कम हो जाता है। सही। डिसयूज एट्रोफी, ये भी एक तरह की नेगेटिव चेंज है साइज में। थिंक। तो इन शॉर्ट, ग्रोथ साइज का चेंज है, क्वांटिटेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। डेवलपमेंट क्वालिटी, मैच्योरिटी का चेंज है, क्वालिटेटिव, इरिवर्सिबल। बिल्कुल सही समरी है। ट्रांजिशन। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है। ओके, लेट्स सी द कॉमन ग्राउंड। चंक 2, सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंसेस के बावजूद ग्रोथ और डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं। कैसे? पहला पॉइंट, दोनों ही लाइफ प्रोसेस के डायनामिक एस्पेक्ट्स हैं। मतलब लाइफ में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डायनामिक है। और दूसरा, दोनों ब्रॉडली सेम लाइफ स्टेजेस फॉलो करते हैं, सीक्वेंस वही रहता है। कौन सी स्टेजेस? वो सीक्वेंस प्रीनेटल से शुरू होता है, फिर नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मैच्योरिटी और आखिर में सेनेसेंस। पूरी लाइफ जर्नी कवर हो गई। ठीक है, और तीसरी सिमिलैरिटी? तीसरा, दोनों पर लार्जली सिमिलर फैक्टर्स असर डालते हैं, जैसे जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट एटसेट्रा, कल्चरल प्रैक्टिसेस, हार्मोन्स, ये सब दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छी न्यूट्रिशन, जो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, हाँ, वो फिजिकल ग्रोथ, हाइट, वेट को भी सपोर्ट करती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शन, लर्निंग को भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। एक फैक्टर, दोनों पर असर। अब इस पर कुछ सवाल। रेडी? हाँ। पहला, जेनेटिक फैक्टर्स दोनों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? एक एग्जांपल सोचो। जीन्स हाइट का पोटेंशियल सेट करते हैं, ग्रोथ, और शायद कुछ हद तक टेम्परामेंट या कॉग्निटिव एबिलिटीज की प्रीडिस्पोजिशन भी देते हैं, डेवलपमेंट। गुड पॉइंट। जीन्स पोटेंशियल सेट करते हैं दोनों के लिए। थिंक 2, ये जो शेयर्ड लाइफ स्टेजेस है, प्रीनेटल से सीनेसेंस, ये दोनों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सोच लो। शायद इसलिए कि ये स्टेजेस एक फ्रेमवर्क देते हैं। हम देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस लाइफ के डिफरेंट फेजेस में साथ साथ कैसे होते हैं। नाइस, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है देखने के लिए। थिंक ठीक है। 3, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जेनेटिक पोटेंशियल को ओवरराइड कर सकते हैं ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए? व्हाट डू यू थिंक? ओवरराइड तो शायद ना कहें, लेकिन लिमिट जरूर कर सकते हैं, या एनहांस भी। जैसे सीवियर मैलन्यूट्रिशन हो तो जेनेटिक पोटेंशियल हाइट का अचीव नहीं होगा। हाँ, ये बात तो है। एनवायरमेंट एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करता है। थिंक। सो इन शॉर्ट, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों डायनेमिक लाइफ प्रोसेसेस हैं,
सिमिलर स्टेजेस फॉलो करते हैं और कॉमन जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्लियर हो गया। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। हुक, एक छोटा सा बीज एक बड़ा दरख्त बन जाता है। स्टेजेस में होता है ये सब। हाँ, हम इंसानों की ग्रोथ भी ऐसे ही स्टेजेस में होती है। लेट्स एक्सप्लोर दिस अमेजिंग जर्नी। लर्निंग मैप। हम ग्रोथ के मेन स्टेजेस का ओवरव्यू लेंगे। प्रीनेटल, नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, पोस्ट एडोलेसेंस और सेनेसेंस। फिर एडोलेसेंस स्टेज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। साउंड्स गुड। चंक 1, ओवरव्यू ऑफ ग्रोथ स्टेजेस। चलो स्टेजेस से गुजरते हैं। ओके, पहला, प्रीनेटल, कंसेप्शन से बर्थ तक, करीब 40 वीक्स। बहुत ही क्रूशियल पीरियड है ये। क्यों? इसी में सब बेसिक काम होता है। 12th वीक तक ऑर्गन डिफरेंशिएशन हो जाती है। हाइट स्पर्ट आता है 18-22 वीक्स के आसपास। वेट स्पर्ट 34th वीक के आसपास। बेसिकली फाउंडेशन बन रही है। वाओ, ओके। नेक्स्ट स्टेज, नेटाल, यानी बर्थ का टाइम। एवरेज में बॉयज थोड़े लंबे यानी 2 सेंटीमीटर और थोड़े भारी यानी 100 ग्राम होते हैं गर्ल्स से एट बर्थ। ओके, स्लाइट डिफरेंस एट बर्थ। फिर इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, बर्थ से लेके अप्रॉक्स 12 साल तक। बहुत रैपिड ग्रोथ होती है इस टाइम। जैसे ब्रेन देखो, बर्थ पर 25% एडल्ट साइज का होता है, 2 साल में 80% तक पहुंच जाता है और 12 साल तक ऑलमोस्ट फुल साइज। इनक्रेडिबल ग्रोथ। और हाइट? बचपन में बॉयज जनरली गर्ल्स से थोड़े लंबे हो जाते हैं यानी 7 सेंटीमीटर, मेनली लेग बोन्स की वजह से। ओके, बचपन के बाद? फिर आता है एडोलेसेंस, प्यूबर्टी का दौर। फेमस ग्रोथ स्पर्ट इसी में होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। ठीक है, एडोलेसेंस के बाद? पोस्ट एडोलेसेंस, प्यूबर्टी के बाद से लेकर अप्रॉक्स 30-35 साल तक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। शायद टोटल 1-2 सेंटीमीटर्स बढ़े और फिर रुक जाती है। ग्रोथ स्टॉप्स अराउंड 30s। ओके, और आखिरी स्टेज? सेनेसेंस, ओल्ड एज। यहाँ फोकस ग्रोथ से हटकर डिक्लाइन पर आ जाता है। बॉडी की एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को अडेप्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। जैसे? स्किन इलास्टिसिटी कम होना, विजन, मेमोरी, हार्ट लंग फंक्शन का कम होना, ये सब सेनेसेंस के साइंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, बचपन में ब्रेन की ग्रोथ वो इतनी तेज होती है जैसे कंप्यूटर का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर पहले कुछ सालों में ही इंस्टॉल हो गया हो। हाँ बिल्कुल, लर्निंग और स्किल्स की नींव रखी जाती है। अब कुछ सवाल इस पर। पूछे। 1. प्रीनेटल पीरियड इतना फाउंडेशनल क्यों माना जाता है लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए? थोड़ा सोच लो। क्योंकि सारे मेजर ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स इसी टाइम बनते हैं। अगर इस टाइम कोई डिसरप्शन हो तो उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। सही बात है, फाउंडेशन है पूरी लाइफ की। थिंक। 2. पोस्ट एडोलेसेंस में ग्रोथ का स्लो डाउन होना क्या बताता है बॉडी प्रायोरिटीज के बारे में? शायद ये कि बॉडी का फोकस साइज बढ़ाने से हटकर फंक्शन मेंटेन करने पर आ जाता है और पॉसिबली रिप्रोडक्शन पर। मेक सेंस। मेंटेनेंस मोड। थिंक। राइट। 3. क्या सेनेसेंस सिर्फ डिक्लाइन के बारे में है या लेटर लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स हैं? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा सवाल है। फंक्शनल डिक्लाइन तो है सेनेसेंस में, लेकिन एजिंग में एक्सपीरियंस और विजडम भी एक्यूमुलेट होती है। सोशल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सिर्फ डिक्लाइन नहीं है। सो इन शॉर्ट, ह्यूमन ग्रोथ स्पेसिफिक स्टेजेस में होती है। हर स्टेज की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड होती है। रैपिड प्रीनेटल फॉर्मेशन से लेकर इवेंचुअल सेनेसेंस तक। क्लियर है। ट्रांजिशन। अब हम एडोलेसेंस स्टेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये बहुत ड्रामेटिक चेंजेस का टाइम है। हाँ, लेट्स डाइव इनटू टीनेज इयर्स। चंक 2. एडोलेसेंस इन डिटेल। एडोलेसेंस का हॉलमार्क है प्यूबर्टी। इसकी की फीचर्स हैं। सबसे पहले हाइट स्पर्ट। हाँ, हाइट स्पर्ट। हाइट बढ़ने की स्पीड अचानक तेज हो जाती है। बॉयज में एवरेज 10 सेंटीमीटर्स पर ईयर, गर्ल्स में 8 सेंटीमीटर्स पर ईयर। डिफरेंस है दोनों में? हाँ, टाइमिंग का फर्क है। गर्ल्स में स्पर्ट जनरली पहले शुरू होता है अराउंड 10 to 12 ईयर्स, बॉयज में थोड़ा बाद में अराउंड 12 to 14 ईयर्स। इसीलिए शायद अर्ली टीन्स में लड़कियां लंबी लगती हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए, फिर बॉयज कैचअप कर लेते हैं। अगला फीचर है प्यूबर्टी साइंस। वो क्या है? बॉयज में पहला साइन अक्सर टेस्टीज, पीनस, स्क्रोटम का ग्रोथ होता है, फिर आवाज भारी होती है। ओके, और गर्ल्स में? गर्ल्स में पहला साइन अक्सर ब्रेस्ट बट का अपीयर होना है, यूट्रस वजाइना भी डेवलप होते हैं। और दोनों में कॉमन? दोनों में प्यूबिक हेयर का आना कॉमन है। ठीक है, और क्या चेंजेस आते हैं? बॉडी शेप चेंजेस, बॉयज के शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं और गर्ल्स के हिप्स वाइडर हो जाते हैं। इससे डिस्टिंक्ट मेल फीमेल फिजिक बनता है। राइट। और फाइनली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जेनेटाइला डेवलपमेंट शुरू होने के करीब 2 साल बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन बॉयज में शुरू होती है और oogenesis, एग मैचुरेशन साइकिल्स लीडिंग टू मेनार्क गर्ल्स में स्टार्ट होती है। बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ स्पर्ट की टाइमिंग का डिफरेंस वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों अर्ली एडोलेसेंस में गर्ल्स अक्सर बॉयज से लंबी होती हैं, फिर बॉयज आगे निकल जाते हैं। हाँ, वो कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इस पर कुछ सवाल। हाँ। 1. ये स्पेसिफिक बॉडी शेप चेंजेस शोल्डर्स वर्सेस हिप्स प्यूबर्टी में क्यों होते हैं? फंक्शनल रीजन क्या है? ये चेंजेस रिप्रोडक्टिव रोल्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़े हैं। मास्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी से एसोसिएटेड फीचर्स को एनहांस करते हैं। ओके, लिंक्ड टू रिप्रोडक्शन। थिंक। 2. 2.
फिजिकल चेंजेस के अलावा एडोलेसेंस में और कौन सी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है? थोड़ा सोच लो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमोशनल रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये सभी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं स्टेज में। बिल्कुल, सिर्फ फिजिकल नहीं है। थिंक। हाँ, 3. प्यूबर्टी की टाइमिंग, अर्ली वर्सेस लेट, एक एडोलेसेंट को साइकोलॉजिकली या सोशली कैसे अफेक्ट कर सकती है? अगर कोई अपने पीयर्स से बहुत पहले या बहुत बाद मैच्योर हो तो सेल्फ कॉन्शियसनेस हो सकती है या सोशल चैलेंजेस आ सकते हैं। बॉडी इमेज, पीयर रिलेशंस अफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। थिंक। तो इन शॉर्ट, एडोलेसेंस में सिग्निफिकेंट ग्रोथ स्पर्ट होता है और प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं जो बॉडी को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं। बॉयज और गर्ल्स में टाइमिंग थोड़ी अलग होती है। गॉट इट। जेनेटिक वर्सेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन ग्रोथ। हुक, आप कितने टॉल होंगे ज्यादातर तो पेरेंट्स की हाइट पर डिपेंड करता है ना? लोग यही सोचते हैं। हाँ, पर क्या सिर्फ जीन्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं या आपका एनवायरनमेंट, जैसे आप क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, वो भी मैटर करता है? लेट्स अनपैक नेचर वर्सेस नर्चर फॉर ग्रोथ। इंटरेस्टिंग डिबेट है ये। चलिए देखते हैं। लर्निंग मैप। हम पहले देखेंगे जेनेटिक फैक्टर्स का रोल, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, और एंड में समझेंगे कि ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले जेनेटिक्स, चंक 1, जेनेटिक फैक्टर्स। जीन्स बेसिकली ग्रोथ का फंडामेंटल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। कैसे काम करते हैं ये? कई मैकेनिज्म्स हैं, जैसे इंड्यूसेस, ये प्रोटीन्स हैं जो स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जीन्स ही कंट्रोल करते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन को जो सेल डिफरेंशिएशन और साइज इंक्रीज के लिए चाहिए। होम्योटिक जीन्स या मास्टर कंट्रोल जीन्स हैं, बॉडी पार्ट्स की आइडेंटिटी और प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। मास्टर कंट्रोल जीन्स, वाओ। और हेरिडिटी का रोल कैसे दिखता है? एविडेंस मिलता है कुछ चीज़ों से। फिनोटाइप, टॉल पेरेंट्स के बच्चे जनरली टॉल होते हैं। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर इनहेरिटेड है। ट्विन स्टडीज, आइडेंटिकल ट्विन्स जिनके जीन्स सेम होते हैं में मेनार्की जैसी चीज़ों की टाइमिंग बहुत क्लोज होती हैं, एवरेज 2 मंथ्स डिफरेंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में ये डिफरेंस ज़्यादा होता है, एवरेज 10 मंथ्स। उनकी स्केलेटल मैच्योरिटी भी सिमिलर होती है। सेक्स डिफरेंसेस, मेल और फीमेल के ग्रोथ पैटर्न्स जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हैं। अदर ट्रेड्स, स्केलेटल मैच्योरिटी, कब दांत निकलेंगे, डेंटल इरप्शन, इवन बायोरिदम्स, जैसे माँ बेटी की मेनार्की एज में सिमिलैरिटी, इन सब पर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इन्फ्लुएंस है। वो आइडेंटिकल ट्विन स्टडीज का एग्जाम्पल काफी पावरफुल है। सेम जीन्स सिमिलर एनवायरनमेंट में ग्रोथ माइलस्टोन्स में नॉन आइडेंटिकल ट्विन से कहीं ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाते हैं। हाँ, ये नेचर के रोल को हाईलाइट करता है। इस पर कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। पूछिए। अगर जीन्स ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं तो इसका एक इंडिविजुअल के पोटेंशियल के लिए एक्चुअल मतलब क्या है? थोड़ा सोच लो। मतलब जीन्स एक रेंज सेट करते हैं पोटेंशियल की, जैसे हाइट की अपर और लोअर लिमिट या डेवलपमेंट इवेंट्स की टाइमिंग का रेंज। हाँ, पोटेंशियल रेंज सेट करते हैं। थिंक। ओके। 2. होम्योटिक जीन्स को मास्टर कंट्रोल जीन्स क्यों कहते हैं? अगर इनमें मैलफंक्शन हो तो क्या होगा? क्योंकि वो ओवरऑल बॉडी प्लान डिसाइड करते हैं। अगर म्यूटेशन हो तो मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स गलत जगह बन जाना। बहुत क्रिटिकल है ये तो। थिंक। बिल्कुल। 3. क्या हम किसी की एग्जैक्ट अडल्ट हाइट सिर्फ पेरेंट्स की हाइट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं? एग्जैक्ट नहीं। जेनेटिक्स एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन और पोटेंशियल रेंज देता है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जैसे एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, प्रिडिक्शन एग्जैक्ट नहीं हो सकती। थिंक। सो इन शॉर्ट, जेनेटिक फैक्टर्स ग्रोथ के लिए फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस और पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, टाइमिंग, पैटर्न्स और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं थ्रू वेरियस मोलेकुलर मैकेनिज्म्स। जीन्स ने स्टेज सेट कर दिया। ट्रांजिशन। ओके, जीन्स ब्लूप्रिंट है। अब देखते हैं एनवायरनमेंट का क्या रोल है इस कहानी में। लेट्स लुक एट द नर्चर साइड। चंक 2. एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कि जेनेटिक पोटेंशियल अचीव होगा या नहीं। कुछ की फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शायद न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशनल फैक्टर बहुत बड़ा है। लंबे टाइम तक मैल न्यूट्रिशन हो तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक सकती है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, प्रोडक्टिविटी घट सकती है, बेसिकली जेनेटिक पोटेंशियल अचीव नहीं होता। ओके, और क्या? क्लाइमेट। हाँ, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे क्लाइमेट। इसमें 2 रूल्स आते हैं। बर्गमन्स रूल, ठंडे इलाकों में बॉडीज जनरली बड़ी और बल्कियर होती हैं, हीट कंजर्व करने के लिए। गर्म इलाकों में छोटी, हीट डिसिपेट करने के लिए। एलन्स रूल, गर्म इलाकों में लिम्स, हाथ पैर लंबे और पतले होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ता है हीट लॉस के लिए। ठंडे इलाकों में छोटे और मोटे। अडेप्टेशन है ये तो क्लाइमेट के हिसाब से। और हाई ऑल्टीट्यूड, वहाँ बॉडी साइज छोटा हो सकता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम करने के लिए। ठीक है, माइग्रेशन का क्या इफेक्ट है? माइग्रेशन, नए एनवायरनमेंट में जाने से बॉडी में अडेप्टिव चेंजेस आ सकते हैं जो ग्रोथ पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है जापानीज माइग्रेंट्स का हवाई में। उनकी हाइट और वेट जापान में रहने वालों से बढ़ गई। इंटरेस्टिंग। एनवायरनमेंट चेंज, ग्रोथ पैटर्न चेंज। और सीजन,
कुछ पुरानी स्टडीज ने सजेस्ट किया था कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में हाइट स्प्रिंग में ज़्यादा तेजी से बढ़ती है और वेट ऑटम में। ओके, और एक सरप्राइजिंग फैक्टर, इमोशनल। हाँ, इमोशनल फैक्टर्स, क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस जैसे नेग्लेक्टेड बच्चों में ग्रोथ हार्मोन रिलीज को रोक सकता है। अगर स्ट्रेस हट जाए तो कैचअप ग्रोथ हो सकती है। विडरसन की 1948 की ऑर्फनेज स्टडी थी जिसमें बच्चों की ग्रोथ केयरगिवर के पॉजिटिव एटीट्यूड से कोरिलेटेड थी। वाओ, इमोशंस डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन को अफेक्ट कर सकते हैं। वो जापानीज माइग्रेंट स्टडी का एग्जांपल क्लियर है। और इमोशनल फैक्टर वाला भी फैसिनेटिंग है, डायरेक्ट लिंक बिटवीन साइकोलॉजिकल स्टेट एंड फिजिकल ग्रोथ। हाँ, माइंड बॉडी कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस इस पर। ओके, 1. बर्गमनिक और एलन्स रूल्स एडेप्टेशन कैसे दिखाते हैं सर्वाइवल के लिए? थोड़ा सोच लो। वो दिखाते हैं कि बॉडी शेप और साइज एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, बॉडी टेम्परेचर मैनेज करने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। राइट, सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं। थिंक। हम्म 2. न्यूट्रिशन इतना क्रिटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर क्यों है ग्रोथ के लिए? क्योंकि ग्रोथ के लिए एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा चाहिए, जो न्यूट्रिशन से ही मिलते हैं। फ्यूल के बिना इंजन कैसे चलेगा? बेसिक रिक्वायरमेंट है। थिंक। बिल्कुल। 3. क्या पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट ग्रोथ को एनहांस कर सकता है, सिर्फ स्ट्रेस हटाने से आगे? व्हाट डू यू थिंक? स्ट्रेस हटाने से नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर होता है, लेकिन एक कंसिस्टेंटली नर्चरिंग एनवायरनमेंट शायद ऑप्टिमल हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल वेल बीइंग को सपोर्ट करता है, जो फुल जेनेटिक पोटेंशियल अचीव करने में मदद कर सकता है। पॉसिबल है। थिंक। सो इन शॉर्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, माइग्रेशन और इवन इमोशनल वेलबींग क्रिटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं कि जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल कैसे एक्सप्रेस होता है। नेचर और नर्चर दोनों इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल एक्टिविटी एंड ग्रोथ। हो, सोचो, आपकी बॉडी में छोटे छोटे मैसेंजर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कब और कितना ग्रो करना है। ये मैसेंजर्स हैं हार्मोन्स। कूल ना? हाँ, बिल्कुल, बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स। लेट्स मीट द की प्लेयर्स। लर्निंग मैप। हम देखेंगे डिफरेंट हार्मोन्स का रोल अलग अलग स्टेजेस पर। थायरॉक्सिन, ओवरऑल, प्रीनेटल हार्मोन्स, सीजी, टेस्टोस्टेरोन, पोस्टनेटल ग्रोथ हार्मोन और एडोलेसेंस के स्पेसिफिक हार्मोन्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चंक 1, की हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। हार्मोन्स ग्रोथ के बायोकेमिकल रेगुलेटर्स हैं। पहला है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से। हाँ, ये हर स्टेज में जरूरी है, ऑल स्टेजेस में। इसका ट्रिपल एक्शन है। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाता है न्यूट्रिएंट्स अंदर आने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज नंबर बढ़ाता है एनर्जी के लिए, और डीएनए को एक्टिवेट करता है आरएनए सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बिल्डिंग के लिए। वाओ, मल्टीटास्कर है ये तो, हर स्टेज में जरूरी। ओके, प्रीनेटल हार्मोन्स। प्रीनेटल में दो इंपॉर्टेंट है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, सीजी, प्रेगनेंसी के 12th वीक के आसपास पीक करता है। ये लेडिग सेल्स टेस्टिस में को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। टेस्टोस्टेरोन प्रीनेटल मेल फीटस में ये अनडिफरेंशिएटेड एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पीनस और स्क्रोटम में डिफरेंशिएट करने के लिए क्रूशल है। तो सीजी टेस्टोस्टेरोन बनवाता है जो मेल पार्ट्स बनाता है फीटस में। क्लियर। और बर्थ के बाद? बर्थ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन जीएच, जिसे सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये फीटस में भी होता है, लेकिन फीटल ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं है, पर बर्थ के बाद नॉर्मल ग्रोथ के लिए लाजमी है, एसेंशियल। कैसे काम करता है ये? ये कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और एक और फैक्टर सोमैटोमेडिन सी बनवाता है जो ग्रोथ में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर बर्थ के बाद सफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन ना हो तो बच्चा अपनी पोटेंशियल हाइट तक नहीं पहुंचेगा। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो सकता है। थायरॉक्सिन की कमी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है किसी भी स्टेज पर। हाँ, इनकी कमी के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस इस पर। ओके 1. थायरॉक्सिन का रोल परमिसिव क्यों कहते हैं ग्रोथ के लिए? थोड़ा सोच लो। शायद इसलिए कि ये डायरेक्ट ग्रोथ स्पर्ट नहीं करवाता, लेकिन जरूरी सेलुलर कंडीशंस बनाता है, एनर्जी, प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि जीएच जैसे दूसरे फैक्टर्स काम कर सके। हाँ, इट enables other hormones. गुड पॉइंट। थिंक। 2. प्रीनेटल डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन का स्पेसिफिक एक्शन हार्मोनल टाइमिंग के बारे में क्या बताता है? ये हाईलाइट करता है कि हार्मोन्स को स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड्स में मौजूद होना जरूरी है अपना डेवलपमेंटल इफेक्ट दिखाने के लिए। टाइमिंग इज की। राइट टाइम, राइट इफेक्ट। थिंक। बिल्कुल। 3. अगर जीएच फीटल ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं है तो बर्थ से पहले कौन से फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फैक्टर्स जैसे प्लेसेंटा का फंक्शन, मां की न्यूट्रिशन और दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स आईजीएफ्स प्रीनेटल डेवलपमेंट में ज्यादा क्रिटिकल हैं। अच्छा, तो फीटस के लिए अलग फैक्टर्स प्राइमरी हैं। थिंक। सो इन शॉर्ट, हार्मोन्स जैसे थायरॉक्सिन, प्रीनेटल सीजी और टेस्टोस्टेरोन और पोस्टनेटल ग्रोथ हार्मोन स्पेसिफिक क्रूशियल रोल्स प्ले करते हैं ग्रोथ को रेगुलेट करने में अलग-अलग लाइफ स्टेजेस पर। हार्मोन्स आर द डायरेक्टर्स बेसिकली। हाँ, ट्रांजिशन। अब देखते हैं एडोलेसेंस में स्टेज पर कौन से स्पेशल हार्मोन्स आते हैं। इट्स लाइक अ हार्मोनल सिम्फनी। लेट्स हियर द म्यूजिक। चंक 2, हार्मोन्स इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में हार्मोनल एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है।
जो ग्रोथ और मैचुरेशन दोनों को ड्राइव करती है। दो तरह के हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। पहले ग्रोथ वाले, हाँ, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन GH, ये ग्रोथ स्पर्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ये भी ग्रोथ प्रमोट करता है, खासकर मसल साइज और स्ट्रेंथ। RBC काउंट भी बढ़ाता है, GH के साथ मिलकर काम करता है। कॉर्टिकल हार्मोन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, मिनरल्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, जो ग्रोथ की एनर्जी डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं। ओके, जीएच के साथ टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिकल हार्मोन्स भी। और दूसरी टाइप, सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रमोटिंग हार्मोन्स, ये प्रोसेस जनरली ब्रेन से शुरू होता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है LHRH, पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्ड करता है LH और FSH रिलीज करके। और इनका इफेक्ट क्या होता है? मेल्स में LH स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए। टेस्टोस्टेरॉन फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी, भारी आवाज, मसल मास डेवलप करता है। ठीक है। और फीमेल्स में? फीमेल्स में FSH स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को ईस्ट्रोजन बनाने के लिए। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप वाइडनिंग ड्राइव करता है। LH और FSH मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन रेगुलेट करते हैं। तो ये गोनाडल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, बिल्कुल। एग्जाम्पल, एडोलेसेंट बॉयज में जो ड्रामेटिक मसल गेन होता है वो बढ़ते हुए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का डायरेक्ट इफेक्ट है, GH के साथ मिलकर। वैसे ही ऑएस्ट्रोजन प्यूबर्टी के दौरान टिपिकल फीमेल बॉडी शेप बनाता है। ये विजिबल चेंजेस हैं इन हार्मोन्स के। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। जी। 1. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड एक्सिस प्यूबर्टी के लिए इतना सेंट्रल क्यों है? थोड़ा सोच लो। ये एक्सिस मेन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। वही हार्मोनल इवेंट्स की कैस्केड शुरू करता है और रेगुलेट करता है, जो सेक्सुअल मैचुरेशन और एसोसिएटेड ग्रोथ चेंजेस लाते हैं। मास्टर कंट्रोल है ये भी एक तरह से। थिंक। हाँ, 2. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उन्हें सेकेंडरी क्यों कहते हैं? ये वो फिजिकल ट्रेट्स हैं जो सेक्सेस को डिस्टिंग्विश करते हैं लेकिन डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे प्राइमरी ऑर्गन्स, टेस्टिस, ओवरीज। एग्जाम्पल, दाढ़ी आना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। Got it. Not directly reproductive. Think. राइट। 3. ग्रोथ प्रमोटिंग और सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रमोटिंग हार्मोन्स एडोलेसेंस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? वो मिलकर काम करते हैं। GH जनरल ग्रोथ स्टिमुलस देता है, जबकि सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन स्पर्ट को एम्पलीफाई करते हैं और स्पेसिफिक बॉडी शेप और मैचुरेशन चेंजेस को डायरेक्ट करते हैं। टीम वर्क है इनका। थिंक। सो इन शॉर्ट, एडोलेसेंस में हार्मोन्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, जिसमें GH, सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन्स शामिल हैं, जो ग्रोथ स्पर्ट और सेक्सुअल मैच्योरिटी दोनों को ड्राइव करते हैं। हार्मोनल सिम्फनी इंडीड। इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूट्रिशन ऑन ग्रोथ स्टेजेस। हुक। आपने सुना होगा, यू आर व्हाट यू ईट। हाँ, सुना है। ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल सच है। सही न्यूट्रिशन के बिना ग्रोथ पोटेंशियल अचीव करना बेसिकली इम्पॉसिबल है। लेट्स सी न्यूट्रिशन हर स्टेज को कैसे इम्पैक्ट करती है। चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशन का रोल बहुत फंडामेंटल है। लर्निंग मैप। हम हर स्टेज पर न्यूट्रिशन के रोल को देखेंगे। प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मैच्योरिटी और सेनेसेंस। ओके, स्टेज बाय स्टेज, चंक्ड एक्सप्लेनेशन, न्यूट्रिशंस इम्पैक्ट स्टेज बाय स्टेज। न्यूट्रिशन पूरी लाइफ में फंडामेंटल है। प्रीनेटल स्टेज से शुरू करते हैं। प्रीनेटल बहुत क्रूशल। बच्चा सारे न्यूट्रिएंट्स माँ से लेता है। अगर माँ को मैल न्यूट्रिशन हो तो लो बर्थ वेट LBW का रिस्क बढ़ जाता है। सोर्स में लिखा है 30% ज्यादा रिस्क अंडरवेट मदर्स के लिए। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन इन्फेंट मोर्टेलिटी से भी लिंक्ड है। एग्जाम्पल दिया गया है ट्राइबल एरियाज का, जहां रेट 62,000 था वर्सेस 40,000 इन अदर ग्रुप्स। सीरियस इम्पैक्ट है मदर की न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, खासकर पहले 5 साल, ये हाई रिस्क पीरियड है। मैल न्यूट्रिशन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डेथ का लीडिंग कॉज है। क्यों? इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बीमारी से रिकवरी स्लो होती है। और ब्रेन पर असर। हाँ, क्रिटिकली ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन इस टाइम बहुत तेजी से ग्रो करता है। लंबे टाइम तक कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वाओ, सीरियस है ये तो। एडोलेसेंस में? एडोलेसेंस, ग्रोथ स्पर्ट के टाइम मैलन्यूट्रिशन हो तो फुल जेनेटिक हाइट पोटेंशियल अचीव नहीं होता। गर्ल्स में ये मिनार्की को डिले भी कर सकता है, क्योंकि स्टार्ट होने के लिए सर्टेन लेवल ऑफ बॉडी फैट 17% चाहिए होता है। एग्जाम्पल, वेस्टर्न केनिया स्टडी का जिक्र है, जिसमें मैलन्यूट्रिशन ने प्यूबर्टी मिनार्की को US रेफरेंस से 1.5 से 2 साल डिले कर दिया। वाओ, टाइमिंग भी इफेक्ट होती है। मैच्योरिटी स्टेज पर। मैच्योरिटी, अगर पहले मैल न्यूट्रिशन की वजह से ग्रोथ स्टंटेड थी तो मैच्योरिटी ग्रोथ का रुकना जल्दी अपेयर हो सकती है, सिंपली क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो गया था। ओके, और सेनेसेंस में? सेनेसेंस, ओल्डर अडल्ट्स मैल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे भूख कम लगना, एब्जॉर्प्शन इश्यूज।
मैल न्यूट्रिशन एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है और फंक्शनल डिक्लाइन को बदतर बना सकता है। एग्जाम्पल जैसे मैटरनल न्यूट्रिशन और एलडब्ल्यू का लिंक, या फिर वेस्टर्न केन्या स्टडी जो दिखाती है कि न्यूट्रिशन प्यूबर्टी जैसे मेजर माइलस्टोन्स की टाइमिंग को कैसे अफेक्ट कर सकती है। हाँ, ये क्लियर एग्जाम्पल्स हैं। इस पर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ओके। 1. इन्फेंसी चाइल्डहुड में ब्रेन डेवलपमेंट मैल न्यूट्रिशन के लिए इतना वल्नरेबल क्यों है? थोड़ा सोच लो। क्योंकि ब्रेन इस पीरियड में एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन से गुजरता है। उसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे फैटी एसिड्स, आयोडीन, आयरन चाहिए होते हैं, जो शायद पूर डाइट्स में ना हो। नीड स्पेशल फ्यूल जो शायद ना मिले। थिंक। 2. मैल न्यूट्रिशन से मेनार्के डिले होने का फीमेल की हेल्थ पर बाद में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? रिप्रोडक्टिव टाइमिंग अफेक्ट होने के अलावा ये ओवरऑल पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेट कर सकता है, जो शायद बोन हेल्थ, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन या लॉन्ग टर्म वेलबींग को अफेक्ट करे। ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर है ये। थिंक। सही। 3. क्या ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी भी एक तरह का मैल न्यूट्रिशन है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रेलेवेंट है? हाँ, बिल्कुल। ओबेसिटी के अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और पैराडॉक्सिकली ओबेसिटी के साथ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो ओवरऑल हेल्दी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। डबल प्रॉब्लम है ये तो। थिंक। टर्स इन ग्रोथ। हुक। क्या आपकी फैमिली की इनकम, घर का माहौल या इवन कल्चरल हैबिट्स आपकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं? सरप्राइजिंगली हाँ, बायोलॉजी अकेली नहीं चलती। लेट्स एक्सप्लोर द सोशल साइड ऑफ ग्रोथ। हाँ, ये फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं कैसे। लर्निंग मैप। हम कुछ की सोशियो कल्चरल फैक्टर्स देखेंगे। न्यूट्रिशन लिंक, होम एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, इलनेस का इम्पैक्ट और लाइफस्टाइल। ओके, चंक्ड एक्सप्लेनेशन। सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। हमारा सोशल वर्ल्ड हमारी बायोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करता है। कैसे? पहला पॉइंट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लिंक। सोशल फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी और इलिटरेसी अक्सर मालन्यूट्रिशन के रूट कॉज होते हैं, और मालन्यूट्रिशन सीधा ग्रोथ को रोकता है, खासकर क्रिटिकल पीरियड्स जैसे एडोलेसेंस में। तो सोशल इशू लीड्स टू बायोलॉजिकल आउटकम। ठीक है। होम एनवायरनमेंट। हाँ, होम एनवायरनमेंट मैटर करता है। टैनर ने सजेस्ट किया था कि पेरेंट्स की इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी करने में रोल प्ले करती है। हमने पहले देखा, इमोशनल स्ट्रेस ग्रोथ हार्मोन को रोक सकता है। फैमिली की हैबिट्स, नींद का रूटीन, खेलने एक्सरसाइज के लिए इंकरेजमेंट भी कंट्रीब्यूट करती हैं। घर का माहौल इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन, बिल्कुल। टैनर ने 1972 में ऑब्जर्व किया था यूके में कि मैनेजरियल क्लास के बच्चों और अनस्किल्ड लेबरर्स के बच्चों में 2-5 सेंटीमीटर्स का हाइट डिफरेंस था। बेहतर इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब जनरली बेहतर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और लिविंग कंडीशंस तक एक्सेस है। पैसा भी मैटर करता है। माइनर इलनेसेस का क्या? माइनर इलनेसेस, आम बीमारियां जैसे मीजल्स, फ्लू, अगर बच्चा वेल नरिश्ड है तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हिंड्रेंस नहीं करती। लेकिन अगर बच्चा मेल नरिश्ड या पोअरली केयर्ड फॉर है तो इन बीमारियों का इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है, रिकवरी स्लो हो सकती है, टेम्पररी ग्रोथ लैग आ सकता है। तो अंडरलाइंग हेल्थ मैटर करती है। और लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, चॉइसेस मैटर करती हैं। एग्जाम्पल, अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है तो बेबी एवरेज में थोड़ा छोटा पैदा होता है, 100 ग्राम हल्का, 1 सेंटीमीटर छोटा, और ये कमी बचपन में भी रह सकती है। लाइफस्टाइल चॉइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट। टैनर की वो स्टडी लिंकिंग सोशियो इकोनॉमिक क्लास टू हाइट काफी स्टार्क रिमाइंडर है। और मैटरनल स्मोकिंग वाला एग्जाम्पल डायरेक्ट लाइफस्टाइल इम्पैक्ट दिखाता है प्रीनेटल ग्रोथ पर। हाँ, ये फैक्टर्स इग्नोर नहीं किए जा सकते। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। पूछिए। इलिटरेसी एक सोशल फैक्टर मैलन्यूट्रिशन और ग्रोथ को कैसे अफेक्ट कर सकती है? थोड़ा कनेक्ट करो। इलिटरेसी से हेल्दी डाइट, प्रॉपर चाइल्ड केयर के बारे में इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कम हो सकता है, शायद इनकम भी कम हो। ये सब मैलन्यूट्रिशन रिस्क बढ़ा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गैप और पॉवर्टी। थिंक। 2. ग्रोथ हार्मोन के अलावा एक स्ट्रेसफुल होम एनवायरनमेंट डेवलपमेंट को और कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है? स्ट्रेस लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है, इमोशनल रेगुलेशन को, बिहेवियर को, मेंटल हेल्थ को। ये सब डेवलपमेंट के क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट सफर करती है। थिंक। हाँ। 3. क्या ये सोशियो कल्चरल फैक्टर्स सभी ग्रोथ स्टेजेस पर बराबर इम्पैक्ट करते हैं या कुछ स्टेजेस ज्यादा सेंसिटिव है? रेलेवेंट तो पूरी लाइफ है, लेकिन इम्पैक्ट शायद सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ के पीरियड्स में होता है, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, जब फाउंडेशंस बन रही होती हैं। अर्ली ईयर्स ज्यादा सेंसिटिव हैं। थिंक। सो इन शॉर्ट, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक स्टेटस, होम एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेस और लाइफस्टाइल चॉइसेस वो कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं जिसमें जेनेटिक पोटेंशियल अनफोल्ड होता है और ग्रोथ आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोलॉजी ऑपरेट्स विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। मेथड्स ऑफ स्टडीइंग ह्यूमन ग्रोथ। हुक। साइंटिस्ट्स कैसे ट्रैक करते हैं कि बच्चे टाइम के साथ कैसे ग्रो करते हैं? क्या वो टाइम मशीन यूज करते हैं? नहीं, वो स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। लेट्स सी हाउ दे डू इट। ओके, लेट्स लर्न अबाउट द मेथड्स। लर्निंग मैप। हम 3 मेन मेथड्स देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्जिट्यूडनल और इनका बीच का रास्ता सेमी लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है। पहला, चंक 1, क्रॉस सेक्शनल मेथड। ये मेथड एक स्नैपशॉट लेने जैसा है।
अलग अलग ग्रुप्स का एक ही टाइम पर। मतलब रिसर्चर्स एक बड़ा सैंपल लेते हैं जिसमें अलग अलग एज कैटेगरीज के लोग होते हैं और उन सबको एक ही टाइम पे मेजर करते हैं। जैसे 6 साल वालों की हाइट, 7 साल वालों की, 8 साल वालों की, सब एक ही दिन मेजर किया। फिर हर एज ग्रुप का एवरेज निकाल लेते हैं ग्रोथ ट्रेंड्स एस्टिमेट करने के लिए। ओके, डिफरेंट एजेस, वन टाइम पॉइंट। फायदे? मेरिट्स, क्विक है, रिलेटिवली सस्ता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कम चाहिए, पॉपुलेशन लेवल एस्टिमेट्स के लिए यूजफुल है। और नुकसान? डीमेरिट्स, इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न्स के लिए कम एक्यूरेट है, ये सिर्फ एवरेज है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मास्क कर सकता है, फास्ट स्लो ग्रोअर्स पता नहीं चलते, सेम इंडिविजुअल को टाइम के साथ ट्रैक नहीं करता, और कोहर्ट इफेक्ट्स का इशू हो सकता है। कोहर्ट इफेक्ट्स? मतलब अलग एज ग्रुप्स में जो डिफरेंस दिख रहा है वो शायद सिर्फ एज का ना हो, बल्कि उनके एनवायरनमेंट या एक्सपीरियंसेस का हो जो अलग थे। एग्जाम्पल, एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ग्रेड 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट एक ही दिन मेजर करना। हाँ, ये क्रॉस सेक्शनल होगा। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस इस पर। ओके। 1. क्रॉस सेक्शनल स्टडी में सिर्फ एवरेजेस देखने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा सोच लो। एवरेजेस वेरिएशन को छुपा देते हैं, आपको इंडिविजुअल ग्रोथ स्पर्ट्स या डिलेज नहीं दिखते जो इंडिविजुअल नीड समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वेरिएशन मिस हो जाता है। थिंक। 2. लिमिटेशंस के बावजूद क्रॉस सेक्शनल स्टडी कब बेस्ट चॉइस हो सकती है? जब आपको जल्दी से लार्ज पॉपुलेशन का डेटा चाहिए हो, जैसे पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए, और इंडिविजुअल ट्रैकिंग पॉसिबल या जरूरी ना हो। क्विक, लार्ज स्केल ओवरव्यू के लिए। थिंक। राइट। 3. कोहोर्ट इफेक्ट्स सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डेटा यूज करने वाले रिसर्चर्स को कैसे मिसलीड कर सकते हैं? जैसे आज के 60 साल के लोग एवरेज में 20 साल वालों से छोटे हो सकते हैं, न सिर्फ एजिंग की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि 60 साल वाले शायद बेहतर न्यूट्रिशन के साथ बड़े नहीं हुए थे। ये कोहॉर्ट इफेक्ट है। पास्ट एनवायरनमेंट का असर। थिंक। सो इन शॉर्ट, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एक टाइम पर डिफरेंट एज ग्रुप्स का क्विक स्नैपशॉट देते हैं। पॉपुलेशन एवरेजेस के लिए यूजफुल है, लेकिन इंडिविजुअल ग्रोथ जर्नीज को मास्क कर देते हैं। स्नैपशॉट है, मूवी नहीं। ट्रांजिशन, तो स्नैपशॉट क्विक है पर डिटेल्स मिस करता है। एक्यूरेसी के लिए क्या है? अब आती है लॉन्गिट्यूडनल मेथड की बारी। लेट्स वॉच द मूवी देन। चंक 2, लॉन्जिट्यूडनल मेथड। ये मेथड लंबी फिल्म देखने जैसा है, सेम इंडिविजुअल्स की। कैसे? रिसर्चर्स एक छोटा सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं इंडिविजुअल्स को रिपीटेडली स्टडी करते हैं लंबे टाइम तक, अक्सर बर्थ से मैच्योरिटी तक। उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर मेजर किया जाता है, जैसे हर 6 महीने या साल। सेम लोग, ओवर टाइम। फायदे? मेरिट्स, इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न्स और वेलोसिटी स्पीड ट्रैक करने के लिए हाईली एक्यूरेट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए सेंसिटिव है, डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस पर रिच डेटा मिलता है। साउंड्स ग्रेट। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डीमेरिट्स, एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, और रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट्स दोनों से ह्यूज कमिटमेंट मांगता है। पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट, जिसे एट्रिशन कहते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोग मूव कर जाते हैं, इंटरेस्ट खो देते हैं। डेटा एनालिसिस भी कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल? फेमस फेल्स लॉन्जिट्यूडनल स्टडी, जिसने इंडिविजुअल्स को इन्फेंसी से डेकेड्स तक फॉलो किया, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट मेजर्स ट्रैक किए। हाँ, वो क्लासिक एग्जाम्पल है। इस पर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। पूछिए। 1. ग्रोथ वेलोसिटी या स्पीड ट्रैक करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज अलाउ करती हैं? वेलोसिटी से क्रिटिकल पीरियड्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, जैसे ग्रोथ स्पर्ट्स या ग्रोथ स्लो होने के पीरियड्स। ये डेवलपमेंटल टाइमिंग और हेल्थ के की इंडिकेटर्स हैं। स्पीड बताती है कब चेंजेस हो रहे हैं। थिंक। 2. बच्चों पर होने वाली लॉन्ग टर्म लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं? ऑनगोइंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, प्राइवेसी मेंटेन करना, पार्टिसिपेंट्स पर बर्डन कम रखना, सेंसिटिव डेटा को सालों तक रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना, ये सब क्रूशियल हैं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। थिंक। बहुत। 3. अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज इतनी एक्यूरेट हैं, तो हर चीज के लिए यूज क्यों नहीं होती? उनका इमेंस कॉस्ट, टाइम कमिटमेंट और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, खासकर एट्रिशन, उन्हें बहुत सारे रिसर्च क्वेश्चंस या लार्ज पॉपुलेशन के लिए इनफीजिबल बना देते हैं। प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। थिंक। सो इन शॉर्ट, लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज सेम इंडिविजुअल्स को टाइम के साथ ट्रैक करती हैं, इंडिविजुअल ग्रोथ पर हाईली एक्यूरेट डेटा देती हैं, लेकिन बहुत रिसोर्स इंटेंसिव और कंडक्ट करने में चैलेंजिंग होती हैं। एक्यूरेट बट डिफिकल्ट। ट्रांजिशन, एक क्विक पर लेस एक्यूरेट, दूसरा एक्यूरेट पर बहुत डिफिकल्ट। क्या कोई बीच का रास्ता है? हाँ, सेमी लॉन्गिट्यूडनल मेथड। द मिडल पाथ, लेट्स सी। चंक 3, सेमी लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ये मेथड प्रोज और कॉन्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसमें मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, अक्सर ओवरलैपिंग एज कोहोर्ट्स को शॉर्टर पीरियड्स के लिए स्टडी किया जाता है, जैसे हर ग्रुप को 3 to 5 इयर्स। मतलब आप इंडिविजुअल्स को लॉन्जिट्यूडिनली ट्रैक करते हैं कुछ सालों तक, लेकिन एक वाइडर एज रेंज कवर करते हैं फुल लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी से ज्यादा जल्दी। ओके, शॉर्ट लॉन्जिट्यूडनल सेगमेंट्स ऑन डिफरेंट ग्रुप्स। फायदे? मेरिट्स, फुल लॉन्जिट्यूडिनल से ज्यादा प्रैक्टिकल और कम रिसोर्स इंटेंसिव है, फिर भी इंडिविजुअल चेंज ओवर टाइम पर कुछ डेटा देता है, क्रॉस सेक्शनल से बेहतर।
ब्रॉड एज स्पैन कवर करने में कम टाइम लगता है। और ड्रॉबैक्स? डीमेरिट्स, किसी एक इंडिविजुअल का कंप्लीट बर्थ टू मैच्योरिटी ग्रोथ कर्व नहीं मिलता। क्रॉस सेक्शनल से फिर भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। एग्जाम्पल? एक ग्रुप बच्चों को 6 से 10 साल की एज तक स्टडी करना, दूसरे ग्रुप को 9 से 13 साल तक, तीसरे को 12 से 16 साल तक। आपको हर सेगमेंट में लॉन्जिट्यूडिनल डेटा मिलता है और उन्हें स्टेटिस्टिकली लिंक करके ब्रॉडर कर्व एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से डिजाइन किया जाता है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। जी, कुछ सेमी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज में ओवरलैपिंग कोहॉर्ट डिजाइन कैसे हेल्प करता है? ओवरलैपिंग एजेस जैसे 6 to 10 और 9 to 13 साल रिसर्चर्स को सेगमेंट्स को स्टेटिस्टिकली लिंक करने और डिफरेंट ग्रुप्स में कंसिस्टेंसी चेक करने का मौका देते हैं। लिंकिंग सेगमेंट्स के लिए यूजफुल है। थिंक, किस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस के लिए सेमी लॉन्गिट्यूडिनल एक आइडियल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? जब आपको क्रॉस सेक्शनल से ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जैसे किसी इंटरवेंशन का इफेक्ट कुछ सालों में देखना है, लेकिन फुल लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते या इंतजार नहीं कर सकते। एक्यूरेसी और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस। थिंक, सही। क्या ये मेथड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज वाले कोहॉर्ट इफेक्ट्स की प्रॉब्लम को पूरी तरह एलिमिनेट कर देता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन कम कर देता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल्स के अंदर चेंजेस देख रहे हैं कुछ सालों में, साथ ही डिफरेंट कोहोर्ट्स को भी कंपेयर कर रहे हैं। को शॉर्टर पीरियड्स के लिए ओवरलैपिंग एज ग्रुप्स में ट्रैक करके क्रॉस सेक्शनल से बेहतर डेटा देती हैं फुल लॉन्जिट्यूडनल के बर्डन के बिना। A good compromise in many cases. Q8 and Q9, एजिंग एंड सेनेसेंस, बायोलॉजिकल एंड सोशल थ्योरीज। हुक, ग्रोथ इवेंचुअली रुक जाती है और फिर शुरू होता है एजिंग का प्रोसेस। पर हम बूढ़े क्यों होते हैं? क्या ये हमारे डीएनए में प्रोग्राम्ड है जैसे कोई काउंटडाउन क्लॉक, या सिर्फ वक्त के साथ होने वाली वेयर एंड टेयर है? लेट्स एक्सप्लोर दिस फैसिनेटिंग मिस्ट्री। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। एजिंग को समझते हैं। लर्निंग मैप। पहले हम एजिंग और सेनेसेंस में डिफरेंस समझेंगे, फिर बायोलॉजिकल थ्योरीज देखेंगे, प्रोग्राम्ड वर्सेस डैमेज एरर, और सोशल थ्योरीज, हम सोशली कैसे अडेप्ट करते हैं। Okay, let's define first chunk 1, defining aging and senescence. इन टर्म्स को क्लैरिफाई करना जरूरी है। हाँ, लोग कंफ्यूज करते हैं। एजिंग सिंपली वक्त के साथ उम्र बढ़ना, क्रोनोलॉजिकली ओल्डर होना। इसमें वो सारे चेंजेस आते हैं जो टाइम के साथ होते हैं। Okay, just getting older. और senescence? सेनेसेंस, ये ज्यादा स्पेसिफिक है। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड के चेंजेस को रेफर करता है, जिनमें फंक्शनल डिक्लाइन होता है। इस डिक्लाइन की वजह से सर्वाइवल कैपेसिटी कम हो जाती है। ये ओल्ड एज से एसोसिएटेड बायोलॉजिकल डिटोरिएशन है। तो फंक्शनल डिक्लाइन इन लेटर लाइफ, प्रोसेस क्या है इसका? सेनेसेंस को अक्सर एक कैस्केड की तरह देखा जाता है। मॉलिक्यूलर डैमेज होता है, सेल फंक्शन इंपेयर होती है, टिश्यू ऑर्गन फंक्शन इंपेयर होती है, ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी कम होती है और मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेप बाय स्टेप डिक्लाइन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सेनेसेंस में जो चेंजेस होते हैं वो डेलीटेरियस, हार्मफुल, क्यूमुलेटिव टाइम के साथ जमा होते हैं, स्ट्रेस से कोप करने की एबिलिटी कम करते हैं, और ये फंडामेंटल और इनएस्केपेबल माने जाते हैं ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के लिए। एग्जाम्पल, बाल सफेद होना एजिंग है, लेकिन 80 साल की उम्र में फ्लू से रिकवर होने में बहुत मुश्किल होना 30 के मुकाबले, वो सेनेसेंस से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम की फंक्शनल कैपेसिटी कम होना। सही फर्क बताया आपने। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ओके। 1, क्या एजिंग बिना सेनेसेंस के हो सकती है या सेनेसेंस बिना एजिंग के? एजिंग वक्त गुजरना तो हमेशा होती है। सिग्निफिकेंट सेनेसेंस, फंक्शनल डिक्लाइन टिपिकली लेटर एजिंग में होती है, लेकिन थ्योरेटिकली कुछ एज रिलेटेड चेंजेस जरूरी नहीं डिक्लाइन हो। सेनेसेंस के लिए एजिंग जरूरी है। Senescence needs aging, but not all aging is senescence. Think. करेक्ट। 2. Senescence की डेफिनेशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट पर जोर क्यों दिया जाता है? एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से डिक्लाइन के खिलाफ सिलेक्टिव प्रेशर्स शायद कमजोर हो जाते हैं जब ऑर्गेनिज्म अपने जीन्स आगे बढ़ा चुका हो। एवोल्यूशन का एंगल है। Think. हाँ, 3. क्यूमुलेटिव डैमेज का कॉन्सेप्ट सेनेसेंस को रोकने या स्लो करने के बारे में क्या इंप्लाई करता है? ये सजेस्ट करता है कि डैमेजिंग फैक्टर्स जैसे टॉक्सिन्स, रेडिएशंस से एक्सपोजर कम करना और रिपेयर मैकेनिज्म्स को लाइफ पर सपोर्ट करना पोटेंशियली डैमेज एक्यूमुलेशन को स्लो कर सकता है। प्रिवेंशन और रिपेयर इंपॉर्टेंट है। Think. सो इन शॉर्ट, एजिंग उम्र बढ़ने का प्रोसेस है, जबकि सेनेसेंस स्पेसिफिक फंक्शनल डिक्लाइन है, खासकर पोस्ट रिप्रोडक्टिवली जो सर्वाइवल कैपेसिटी कम करता है। डिफरेंस क्लियर है। ट्रांजिशन। तो ये फंक्शनल डिक्लाइन होता क्यों है? लेट्स लुक एट द बायोलॉजिकल थ्योरीज जो इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। Why do we age biologically? Let's find out. Chunk 2. Biological theories of aging. ये थियरीज दो मेन कैंप्स में आती हैं। कौन सी दो? एक, प्रोग्राम्ड थियरीज। ये सजेस्ट करती हैं कि एजिंग हमारी बायोलॉजी में बिल्ट इन है, एक प्रीसेट स्केड्यूल की तरह। जैसे? इसमें आती हैं डेथ जीन थियरी। प्रपोज करती है कि स्पेसिफिक हार्मफुल जीन्स लेटर लाइफ में एक्टिवेट होकर एजिंग कॉज करते हैं। एविडेंस, फैमिली लॉन्जिविटी पैटर्न्स, आइडेंटिकल ट्विन्स की सिमिलर डेथ एजेस। क्रिटिसिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्लियर नहीं। प्रोग्राम्ड लॉन्जिविटी, एजिंग स्पेसिफिक जीन्स के सीक्वेंस में ऑन ऑफ होने का रिजल्ट है। एंडोक्राइन थियरी,
हार्मोनल चेंजेस बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करके एजिंग की स्पीड कंट्रोल करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल थियरी, इम्यून सिस्टम टाइम के साथ डिक्लाइन होने के लिए प्रोग्राम्ड है, जिससे वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। ओके, प्रोग्राम्ड डिक्लाइन। और दूसरा कैंप? डैमेज एरर थियरीज ये सजेस्ट करती हैं कि एजिंग डैमेज के अक्यूमुलेशन का रिजल्ट है, जिसे बॉडी पूरी तरह रिपेयर नहीं कर पाती। इसमें कौन सी थियरीज हैं? कुछ मेन है। फ्री रेडिकल थ्योरी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स डीएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा को डैमेज करते हैं। ये डैमेज टाइम के साथ जमा होता है। एविडेंस, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ एनिमल्स में लाइफ स्पैन बढ़ाते हैं। क्रिटिसिज्म, सारे फ्री रेडिकल्स बुरे नहीं होते। वेयर एंड टेयर थ्योरी? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बॉडी पार्ट्स वक्त और इस्तेमाल के साथ घिसते जाते हैं, मशीन्स की तरह। क्रॉस लिंकिंग थ्योरी? प्रोटीन्स के बीच एबनॉर्मल केमिकल बॉन्ड्स क्रॉस लिंक्स टाइम के साथ बनते हैं, जो टिश्यूज को स्टिफ और कम फंक्शनल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्री रेडिकल थ्योरी ऐसी है जैसे हमारे सेल्स में छोटी छोटी मेटाबॉलिक चिंगारियां लगातार छोटी आग डैमेज लगा रही हैं, जो इवेंचुअली फायर डिपार्टमेंट रिपेयर सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर देती हैं। प्रोग्राम थ्योरीज ज्यादा बिल्ट इन ऑब्जर्वेशंस प्लान जैसी हैं। अच्छा कंपैरिजन है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। जी। 1. कौन सी कैटेगरी की थ्योरीज प्रोग्राम्ड या डैमेज एरर एजिंग को स्लो करने के इंटरवेंशंस के लिए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगती हैं? शायद डैमेज एरर थ्योरीज ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगती हैं, क्योंकि वो सजेस्ट करती हैं कि डैमेज कम करके, जैसे लाइफस्टाइल, एंटीऑक्सीडेंट से एजिंग स्लो की जा सकती है। प्रोग्राम थ्योरीज एक हार्डर लिमिट इंप्लाई करती हैं। डैमेज कंट्रोल सीम्स मोर डूएबल। थिंक। 2. क्या दोनों तरह की थ्योरीज एक साथ सच हो सकती हैं? कैसे? हाँ, ये हाईली लाइकली है। शायद एक प्रोग्राम्ड एलिमेंट हो जो मैक्सिमम पोटेंशियल लाइफ स्पैन सेट करता है, जबकि एक्यूमुलेटेड डैमेज डिसाइड करता है हम उस पोटेंशियल के कितने करीब पहुंचते हैं और डिक्लाइन की रेट क्या होती है। कॉम्बिनेशन हो सकता है। थिंक। बिल्कुल। 3. वेयर एंड टियर थियरी बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर मशीन्स के मुकाबले अलग तरह से कैसे अप्लाई होती है। मशीन्स के अनलाइक बायोलॉजिकल सिस्टम्स में रिमार्केबल सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं। एजिंग शायद इन रिपेयर सिस्टम्स के ग्रेजुअल डिक्लाइन या ओवरवेल्म होने को रिफ्लेक्ट करती है, ना कि सिर्फ सिंपल वेयर आउट को। रिपेयर कैपेसिटी का डिक्लाइन। थिंक। सो इन शॉर्ट, बायोलॉजिकल थियरीज प्रपोज करती हैं कि एजिंग या तो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह, या एक्यूमुलेटेड डैमेज का रिजल्ट है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और एनवायरमेंटल इंसल्ट से। लाइकली दोनों के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। बायोलॉजी की साइड क्लियर हुई। ट्रांजिशन, बायोलॉजी एक पार्ट है, हम सोशली एजिंग से कैसे अडेप्ट करते हैं। लेट्स लुक एट सोशल थियरीज। हाउ सोसाइटी व्यूज एंड हैंडल्स एजिंग। ओके। चंक 3, सोशल थ्योरीज ऑफ एजिंग। ये थियरीज एक्सप्लोर करती हैं कि इंडिविजुअल्स सोशल कॉन्टेक्स्ट में एजिंग से कैसे एडजस्ट करते हैं। 3 मेन थियरीज हैं। पहली कौन सी है? डिसएंगेजमेंट थियरी, कमिंग एंड हेनरी 1961। इसने प्रपोज किया था कि एजिंग में एक नेचुरल और म्यूचुअल विड्रॉल होता है ओल्डर इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच। बुजुर्ग लोग रोल्स और इंटरैक्शंस कम कर देते हैं और सोसाइटी भी उनसे कम एक्सपेक्ट करती है। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? इसे आउटडेटेड माना जाता है। बहुत से सीनियर्स हाईली इंगेज्ड रहते हैं। ये हर कल्चर या इंडिविजुअल पर फिट नहीं बैठती। ओके। ऑपोजिट थ्योरी, हाँ, एक्टिविटी थ्योरी, हैविंग हर्स्ट 1960s, इसने ऑपोजिट आर्ग्यू किया। सक्सेसफुल एजिंग तब होती है जब बुजुर्ग लोग मिडिल एज की एक्टिविटी लेवल्स और सोशल इंटरैक्शंस को जितना मुमकिन हो मेंटेन रखें। जो रोल्स खो जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट, उन्हें नए रोल्स, वॉलंटियरिंग, हॉबीज से रिप्लेस करना चाहिए। इसकी क्या क्रिटिसिज्म है? ये हेल्थ और इकोनॉमिक बैरियर्स को इग्नोर करती है, जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोक सकते हैं, और ये अज्यूम करती है कि हर कोई हाईली एक्टिव रहना चाहता है। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं। तीसरी थ्योरी। कंटिन्यूटी थ्योरी, एक्चुअली 1971, ये सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल्स एज के साथ अपने इंटरनल पर्सनालिटी, बिलीफ्स और एक्सटर्नल एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स में कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी स्ट्रैटेजीज यूज करके अडेप्ट करते हैं, ताकि एक स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ बनी रहे। क्रिटिसिज्म। शायद क्रॉनिक इलनेस या मेजर सोशल चेंजेस जैसे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज के इम्पैक्ट को पूरी तरह अकाउंट न करती हो। एग्जाम्पल, डिसएंगेजमेंट, दादा नाना रिटायर होकर ज्यादा टाइम शांति से घर पर गुजारते हैं। एक्टिविटी, दादा नाना रिटायर होकर मल्टीपल क्लब्स ज्वाइन करते हैं, ट्रैवल करते हैं। कंटिन्यूटी, रिटायर्ड टीचर पार्ट टाइम म्यूजिक सिखाना या कम्युनिटी ऑर्केस्ट्रा में प्ले करना कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ओके। 1. आपके आसपास जो एल्डरली लोग हैं, वो कौन सी थ्योरी को ज्यादा फॉलो करते दिखते हैं, या फिर एक मिक्स है? अक्सर मिक्स ही होता है। लोग कुछ एक्टिविटीज से डिसएंगेज करते हैं, कुछ नई शुरू करते हैं, जबकि अपनी कोर आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। डिपेंड्स ऑन द पर्सन। थिंक। 2. सोसाइटी का एटीट्यूड एजिंग के प्रति कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है कि किसी कल्चर में कौन सी थ्योरी ज्यादा एप्लीकेबल लगे? जिन कल्चर्स में एल्डर्स की विजडम की वैल्यू ज्यादा है, वहां शायद कम डिसएंगेजमेंट दिखे।
जो सोसाइटीज यूथ और प्रोडक्टिविटी पर फोकस्ड हैं, वहाँ शायद एक्टिविटी थियरी को फेवर किया जाए या डिसएंगेजमेंट को नॉर्मल समझा जाए। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। थिंक। बिल्कुल। 3. क्या कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना कभी मैलअडैप्टिव हो सकता है अगर सर्कमस्टांसेस ड्रास्टिकली चेंज हो जाए? हाँ, अगर हेल्थ या सोशल सिचुएशन बहुत बदल जाए तो रिजिडली पास्ट पैटर्न से चिपके रहना एडेप्टेशन में रुकावट बन सकता है। नई कोपिंग स्ट्रैटेजीज या चेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। थिंक। सो इन शॉर्ट, सोशल थ्योरीज एजिंग से अडेप्ट करने पर अलग पर्सपेक्टिव्स देती हैं। विड्रॉ करना, डिसएंगेजमेंट, बिजी रहना, एक्टिविटी, या अपने पास्ट सेल्फ और लाइफस्टाइल से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कॉन्टिन्यूटी। डिफरेंट वेज टू नेविगेट एजिंग सोशली। क्रोनोलॉजिकल वर्सेस बायोलॉजिकल एज। ओके, आप कितने साल के हैं? ये है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। पर क्या आपकी बॉडी भी उतनी ही पुरानी फील करती है या फंक्शन करती है, या शायद यंगर या ओल्डर? दैट डिफरेंस पॉइंट्स टू बायोलॉजिकल एज। लेट्स एक्सप्लोर दिस। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है। लर्निंग मैप। हम समझेंगे दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों होता है और बायोलॉजिकल एज मेजर कैसे करते हैं। ओके, लेट्स डिफरेंशिएट। चंक 1, द डिफरेंस। तो हमारी दो एजेस हैं। कौन सी को? क्रोनोलॉजिकल एज सिंपल है, बर्थ से अब तक कितने साल गुजरे हैं, फिक्स्ड है ये। ठीक है, कैलेंडर एज। और दूसरी? बायोलॉजिकल एज ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल मार्कर्स के बेसिस पर कितनी पुरानी लगती है या फंक्शन करती है। ये एज रिलेटेड चेंज या डैमेज का लेवल इंडिकेट करती है। ये वेरिएबल है। तो बॉडी की फंक्शनल एज ये अलग क्यों होती है? अक्सर मैच नहीं करते। जेनेटिक्स का रोल तो है, लेकिन लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बायोलॉजिकल एज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्मोकिंग, स्लीप, इलनेस हिस्ट्री। क्रोनोलॉजिकल एज इन सबको इग्नोर करती है, इसलिए बायोलॉजिकल एज को अक्सर एजिंग स्टेटस का ज़्यादा सच्चा मेजर माना जाता है। एग्जाम्पल, एक 50 साल का मैराथन रनर जो हेल्दी डाइट लेता है, उसकी बायोलॉजिकल एज शायद 40 हो। दूसरी तरफ एक स्ट्रेस्ड सेडेंट्री 40 साल का इंसान जिसकी डाइट खराब है, उसकी बायोलॉजिकल एज शायद 50 प्लस हो। बिल्कुल, लाइफस्टाइल का फर्क साफ दिखता है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। जी। 1. अगर बायोलॉजिकल एज ज्यादा सच्ची है तो क्या हमें क्रोनोलॉजिकल माइलस्टोन्स जैसे रिटायरमेंट एज पर कम फोकस करना चाहिए? थोड़ा सोच लो। ये सवाल उठाता है। बायोलॉजिकल एज शायद कैपेसिटी को बेहतर रिफ्लेक्ट करे, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज सोशल पॉलिसीज के लिए सिंपलर यूनिवर्सल मार्कर्स देती है, भले ही इंडिविजुअली कम फेयर हों। पॉलिसी वर्सेस इंडिविजुअल फेयरनेस। थिंक। हम्म। 2. आपके ख्याल में कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर बायोलॉजिकल एज को सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करता है? वैसे तो बहुत फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर डाइट, स्मोकिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज अक्सर मेजर एक्सेलरेटर्स माने जाते हैं। द यूजुअल सस्पेक्ट्स। थिंक। हाँ। 3. क्या आप एक्टिवली अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हैं या सिर्फ उसकी प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं? एविडेंस सजेस्ट करता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस बायोलॉजिकल मार्कर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इफेक्टिवली बायोलॉजिकल एज को क्रोनोलॉजिकल एज के रिलेटिव स्लो या पार्शियली रिवर्स किया जा सकता है, हालांकि टाइम को पूरी तरह पीछे नहीं किया जा सकता। इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। थिंक। सो इन शॉर्ट, क्रोनोलॉजिकल एज गुजरे हुए साल हैं। बायोलॉजिकल एज आपकी बॉडी की फंक्शनल स्टेट रिफ्लेक्ट करती है, जो जेनेटिक्स और क्रूशली लाइफस्टाइल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट फॉर बायोलॉजिकल एज। ट्रांजिशन। तो ये बायोलॉजिकल एज पता कैसे चलता है? लेट्स लुक एट द मेथड्स यूज्ड। हाउ डू दे मेजर इट? चंक 2, डिटर्मिनिंग बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज एस्टिमेट करने के कई मेथड्स हैं। जैसे स्केलेटल मैच्योरिटी, ये मेनली बच्चों एडोलेसेंट्स में यूज होता है। बोन डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाता है अक्सर हाथ कलाई के एक्सरे से स्टैंडर्ड एटलिसिस के साथ। ये एटलिसिस दिखाते हैं कि डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल एजेस पर टिपिकल बोन मैचुरेशन स्टेजेस क्या होते हैं। ओके, बोन डेवलपमेंट को देखकर। और ग्लाइकन एज टेस्ट, ये एक मॉलिक्यूलर मेथड है। ब्लड में एंटीबॉडीज जैसे आईजीजी से जुड़े शुगर मॉलिक्यूल्स ग्लाइकन्स के पैटर्न्स को एनालाइज करता है। ये पैटर्न्स एज और इन्फ्लेमेशन के साथ प्रिडिक्टिवली चेंज होते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर चेक, इंटरेस्टिंग। और क्या है? बिहेवियरल सर्वेस, बायोमार्कर्स, क्वेश्चनेयर्स लाइफस्टाइल फैक्टर्स, डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, स्ट्रेस असेस करते हैं। कभी-कभी इन्हें फिजियोलॉजिकल मेजर्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लंग फंक्शन या इवन एपिजेनेटिक क्लॉक्स जो डीएनए मिथाइलेशन पर बेस्ड होते हैं के साथ कंबाइन करके एक कॉम्पोजिट बायोलॉजिकल एज स्कोर बनाया जाता है, जिसे पॉपुलेशन नॉर्म से कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल? एक डॉक्टर बच्चे की बोन एज को उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से मैच करने के लिए एक्सरे यूज कर रहा है, या एक कमर्शियल टेस्ट जो आपके ब्लड ग्लाइकन्स एनालाइज करके ग्लाइकन एज बताता है, या एक ऑनलाइन कैलकुलेटर जो आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स और हेल्थ मैट्रिक्स यूज करता है। हाँ, ये अलग-अलग अप्रोचेस हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ओके। 1. मॉलिक्यूलर मेथड्स जैसे ग्लाइकनेज या एपिजेनेटिक क्लॉक्स ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि वो पोटेंशियली सेलुलर एजिंग प्रोसेसेस के ज्यादा ऑब्जेक्टिव और डायरेक्ट मेजर्स ऑफर करते हैं सर्वेज या सिंपल फिजिकल मेजरमेंट्स के मुकाबले। मोर डायरेक्ट मेजर ऑफ सेल्यूलर प्रोसेसेस। थिंक। हाँ। 2. बायोलॉजिकल एज एस्टिमेट करने के लिए बिहेवियरल सर्वेज यूज करने की लिमिटेशंस क्या हैं? वो सेल्फ रिपोर्टिंग पर डिपेंड करते हैं, जो इनएक्यूरेट हो सकती है। वो अंडरलाइंग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस या अनमेजर्ड एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स को भी कैप्चर नहीं कर पाते शायद। सेल्फ रिपोर्टिंग की लिमिटेशंस हैं। थिंक। बिल्कुल। 3. अगर आपको पता चले कि आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से काफी ज्यादा है, तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं? लाइफस्टाइल फैक्टर्स इंप्रूव करने पर फोकस करना होगा। बेहतर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पूरी नींद, स्मोकिंग छोड़ना, एटसेट्रा। लाइफस्टाइल चेंजेस ही की हैं। थिंक। सो इन शॉर्ट, बायोलॉजिकल एज को एस्टिमेट किया जा सकता है स्केलेटल असेसमेंट्स यूथ में, मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसे ग्लाइकेनेज और कॉम्प्रहेंसिव लाइफस्टाइल बायोमार्कर इवैल्यूएशंस जैसे मेथड से। Multiple ways to get an estimate. Q11, Q12 and Q13. Somatotyping. Viola, Kretschmer, Sheldon, Heath Carter. Hook. कभी नोटिस किया है कि लोगों की बेसिक बॉडी शेप्स अलग-अलग होती हैं? कुछ लोग नेचुरली थोड़े गोल-मटोल, कुछ ज्यादा मस्कुलर और कुछ बिल्कुल पतले लंबे होते हैं। हाँ, वेरिएशन तो बहुत है। इन बॉडी टाइप्स को क्लासिफाई करने की साइंस को कहते हैं सोमाटोटाइपिंग। लेट्स क्लासिफाई। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए देखते हैं। लर्निंग मैप। हम समझेंगे सोमैटोटाइप क्या है, ब्रीफली अर्ली मेथड्स वायोला क्रेशमर को टच करेंगे, फिर शेल्डन के इन्फ्लुएंशियल 3 कंपोनेंट सिस्टम पर फोकस करेंगे और फाइनली मॉडर्न हीथ कार्टर मेथड को देखेंगे। Okay, starting with the basics. Chunk 1. What is somatotyping? Brief intro and early methods. सोमैटोटाइपिंग का एम है ह्यूमन बॉडी फॉर्म या फिजिक को एनालाइज करना और क्वांटिफाई करना। शेल्डन ने 1940s में इसे डिफाइन किया था ऐसे मॉर्फोफिनोटाइप्स के तौर पर जो रिकग्नाइजेबल होते हैं और जेनेटिक डेवलपमेंटल फैक्टर्स का रिजल्ट होते हैं। Okay. इसके पहले भी कोशिशें हुई थी। हाँ, कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स थे, ब्रीफली मेंशन कर लेते हैं। वायलेस मेथड मेजरमेंट्स और इंडिसेस यूज करता था। कैटेगरीज थी लॉन्जी टाइप, ब्रेची टाइप, नॉर्मोटाइप, मिक्स्ड। अब ये यूज नहीं होता है। क्रेचमर्स मेथड विजुअल इंस्पेक्शन पर बेस्ड था। कैटेगरीज थी पिकनिक, गोल, लेप्टोसोम, पतला, एथलेट, मस्कुलर। ये भी अब यूज नहीं होता। बहुत रिजिड डिस्क्रीट क्लासेस थी। एग्जाम्पल के लिए कैरेक्टर आर्किटाइप सोचो। सैंटा क्लॉज, पाइकनिक एंडोमॉर्फ, शर्लॉक होम्स, लेप्टोसोम, एक्टोमॉर्फ, सुपरमैन, एथलीट, मीजोमॉर्फ। अर्ली मेथड्स लोगों को इन बॉक्सेस में फिट करने की कोशिश करते थे। हाँ, फिक्स्ड टाइप्स थे। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। जी। 1. साइंटिस्ट को बॉडी टाइप्स क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी होगी? क्या फायदा है? एप्लीकेशंस हैं ग्रोथ पैटर्न समझने में, फिजिक को हेल्थ रिस्क्स जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लिंक करने में, एथलेटिक पोटेंशियल प्रेडिक्ट करने में और अर्गोनॉमिक्स डिजाइन में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। थिंक। 2. ये अर्ली फिक्स्ड टाइप मेथड्स की में लिमिटेशन क्या थी? ह्यूमन फिजिक एक कंटिन्यूम पर एग्जिस्ट करता है, नीट बॉक्सेस में नहीं। ये मेथड्स वेरिएशंस और कॉम्बिनेशंस को ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते थे। रियलिटी कंटिन्यूअस है, कैटेगरीज डिस्क्रीट थी। थिंक। सही। 3. क्या ये अर्ली मेथड्स कंसिडर करते थे कि बॉडी टाइप चेंज हो सकता है? जनरली नहीं। वो अक्सर फिजिक को टेम्परामेंट से लिंक करते थे और उसे रिलेटिवली फिक्स्ड मानते थे, जो एक मेजर क्रिटिसिज्म था। फिक्स्ड मानना प्रॉब्लम थी। थिंक। सो इन शॉर्ट, सोमैटोटाइपिंग बॉडी फिजिक को क्लासिफाई करता है। वियोला और क्रेचमर के अर्ली मेथड्स फिक्स्ड कैटेगरीज यूज करते थे, लेकिन लिमिटेड थे और अब ऑब्सोलीट हैं। फाउंडेशन रखी गई पर फ्लॉज थे। ट्रांजिशन मॉडर्न सोमैटोटाइपिंग की नींव शेल्डन ने रखी। लेट्स एक्सप्लोर हिज मेथड। ओके, शेल्डन सिस्टम। चंक 2. शेल्डन्स मेथड। विलियम शेल्डन ने ना 1940s में प्रपोज किया कि फिजिक 3 प्राइमरी कंपोनेंट से बना है, जिन्हें 1 से 7 की स्केल पर रेट किया जाता है। कौन से 3 कंपोनेंट्स? पहला एंडोमॉर्फी, रिलेटिव फैटनेस, सॉफ्टनेस और राउंडनेस को रिप्रेजेंट करता है। हाई स्कोर इज इक्वल टू ज्यादा गोल। ओके, फैटनेस, राउंडनेस। दूसरा मीजोमॉर्फी, रिलेटिव मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट यानी मसल, बोन और स्टडीनेस को रिप्रेजेंट करता है। हाई स्कोर इज इक्वल टू ज्यादा मस्कुलर। मसल एंड बोन। तीसरा एक्टोमॉर्फी, रिलेटिव लीनियरिटी और फ्रिजिलिटी, लीननेस को रिप्रेजेंट करता है। हाई स्कोर इज इक्वल टू ज्यादा पतला, लैंकी। लीन एंड लीनियर। शेल्डन ने ये रेट कैसे किया? उसने 4000 यंग मेन की स्टैंडर्डाइज्ड फोटोग्राफ्स को विजुअली असेस किया। बॉडी को 5 रीजन्स में देखा, हर कंपोनेंट को हर रीजन में 1 से 7 स्कोर दिया, फिर एवरेज करके एक 3 डिजिट रेटिंग बनाई, एंडो मेजो एक्टो। जैसे 711 एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ, 171 एक्सट्रीम मिजोमॉर्फ, 117 एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ, 444 बैलेंस्ड हुआ। फोटोज देखकर रेटिंग दी।
इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी? एक तो ये हाईली सब्जेक्टिव था, अलग रेटर्स अलग स्कोर दे सकते थे, सैंपल लिमिटेड था, सिर्फ यंग वाइट मेल्स, और क्रूशली इसने अज्यूम किया कि सोमाटोटाइप लाइफ भर फिक्स रहता है, एनवायरनमेंट, डाइट, एक्सरसाइज के इम्पैक्ट को इग्नोर किया। सब्जेक्टिव और फिक्स्ड फिजिक का अजम्पशन प्रॉब्लमैटिक था। यूजेस क्या थे फिर भी? फ्लॉज के बावजूद ये 3 कंपोनेंट कॉन्सेप्ट कीन्थ्रोपोमेट्री, एगोनॉमिक्स एटसेट्रा में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा। एग्जाम्पल? एक बॉडी बिल्डर शायद 272 हो, लो एंडो, हाई मीजो, लो एक्टो। एक मैराथन रनर शायद 235 हो, लो एंडो, मॉडरेट मीजो, हाई एक्टो। हाँ, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ओके 1. शेल्डन की 1 to 7 स्केल का क्रेचमर के फिक्स टाइप्स के मुकाबले में एडवांटेज क्या था? ये हर कंपोनेंट की वेरिंग डिग्रीज और कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने देता था। फिक्स्ड कैटेगरी से ज्यादा न्यूआंस्ड डिस्क्रिप्शन था। मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पॉसिबल था। थिंक। 2. फिक्स्ड फिजिक का अजम्पशन एक मेजर साइंटिफिक फ्लॉ क्यों है? क्योंकि ये रियलिटी को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। लोगों की बॉडी शेप्स, ट्रेनिंग, डाइट, एजिंग, इलनेस जैसे फैक्टर से डेमोन्स्ट्रेबली चेंज होती हैं। चेंज इज रियल, अजम्पशन इग्नोर्ड इट। थिंक। बिल्कुल। 3. शेल्डन के मेथड की सब्जेक्टिविटी रिसर्च में कंपैरिजंस को कैसे अफेक्ट कर सकती है? अगर रेटिंग्स कंसिस्टेंट ना हो तो डिफरेंट ग्रुप्स या टाइम के साथ कंपैरिजंस अनरिलायबल हो जाते हैं। वैलिड कंक्लूजन्स निकालना मुश्किल हो जाता है। कंसिस्टेंसी इज की इन साइंस। थिंक। सो इन शॉर्ट, शेल्डन ने इन्फ्लुएंशियल 3 कंपोनेंट एंडो, मीजो, एक्टो रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, फोटोज पर बेस्ड, लेकिन ये सब्जेक्टिविटी और फिक्स्ड फिजिक के फ्लॉड असम्पशन से सफर करता था। इन्फ्लुएंशियल बट फ्लॉड। ट्रांजिशन। शेल्डन की लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए हीथ कार्टर मेथड डेवलप हुआ, जो अब मॉडर्न स्टैंडर्ड है। ओके, द करंट स्टैंडर्ड। लेट्स सी इट। चंक 3, हीथ एंड कार्टर्स मेथड। ये मेथड बारबरा हीथ और जे.ई. लिंजी कार्टर ने 1960s ऑनवर्ड्स डेवलप किया, शेल्डन के कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करके। की डिफरेंस क्या है शेल्डन से? सबसे बड़ा डिफरेंस, ये सोमैटोटाइप को करंट मॉर्फोलॉजिकल स्टेट डिफाइन करता है, ये मानते हुए कि ये चेंज हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंपोनेंट्स कैसे मेजर करते हैं? कंपोनेंट्स को ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जाता है। एंडोमॉर्फी रिलेटिव फैटनेस को रिप्रेजेंट करता है। 3 स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, ट्राइसेप्स, सबस्कैपुलर, सुप्रास्पिनाले के सम से कैलकुलेट होता है। सोर्स में फ्लैटनेस, लीनेस लिखा है, जो आम समझ से अलग है, मेजरमेंट फैट से रिलेटेड है। मीजोमॉर्फी रिलेटिव मस्कुलर स्केलेटल डेवलपमेंट पर यूनिट हाइट को रिप्रेजेंट करता है। हाइट, बोन ब्रेथ्स, ह्यूमरस, फीमर और लिम्ब सर्कम्फ्रेंसेस आर्म, काफ से कैलकुलेट होता है, स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए करेक्टेड। एक्टोमॉर्फी रिलेटिव लिनियरिटी या स्लेंडरनेस को रिप्रेजेंट करता है। हाइट वेट रेशो स्पेसिफिकली हाइट क्यूब रूट ऑफ वेट से कैलकुलेट होता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं। मेथोडोलॉजी क्या है? 10 ऑब्जेक्टिव एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पर बेस्ड है। स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स और इक्विपमेंट, कैलिपर्स, टेप मेजर यूज करके, फॉर्मूलाज यूज करके 3 कंपोनेंट रेटिंग्स कैलकुलेट की जाती हैं। रेटिंग्स की रेंज क्या है? शेल्डन से वाइडर रेंज पॉसिबल है, एंडो 15 तक, मेजो 12 तक, एक्टो 9 तक। रिजल्ट एक 3 डिजिट रेटिंग होता है। इसका इवैल्यूएशन क्या है? ऑब्जेक्टिव है? हाँ, ऑब्जेक्टिव है, मेजरमेंट्स पर बेस्ड है, रिपीटेबल है, फिजिक में चेंजेस को स्टडी करने देता है ओवर टाइम या इंटरवेंशंस के साथ। मेल्स और फीमेल्स दोनों पर, वेरियस एजेस पर एप्लीकेबल है। यूजेस? स्टैंडर्ड मेथड है किनेंथ्रोपोमेट्री, स्पोर्ट्स साइंस, ग्रोथ स्टडीज, हेल्थ रिसर्च, अर्गोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल, एक एथलीट का सोमाटाइप ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले और बाद में हीथ कार्टर मेथड से मेजर किया जा सकता है। अगर रेटिंग 344 से 353 हो गई तो ये ऑब्जेक्टिवली दिखाएगा कि मेजोमॉर्फी बढ़ गई है। हाँ, चेंज को क्वांटिफाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। जी। 1. ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स यूज करना फोटोग्राफिक असेसमेंट से सुपीरियर क्यों माना जाता है साइंस में? मेजरमेंट्स सब्जेक्टिव बायस कम करते हैं, क्वांटिफाइबल होते हैं, अलग ट्रेन्ड रिसर्चर्स रिपीट कर सकते हैं और चेंजेस को ज्यादा प्रिसाइजली ट्रैक करने देते हैं। रिड्यूसेस बायस, इंक्रीजेस प्रिसिजन। थिंक। 2. ये फैक्ट के हीथ कार्टर सोमैटोटाइप चेंज हो सकता है, इसके यूज के लिए क्या इंप्लाई करता है? ये इसे एक डायनामिक टूल बनाता है, लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग, ग्रोथ या एजिंग के इफेक्ट्स को फिजिक पर ट्रैक करने के लिए, ना कि सिर्फ एक स्टैटिक लेबल। डायनामिक टूल फॉर ट्रैकिंग चेंजेस। थिंक। बिल्कुल। 3. हीथ कार्टर मेथड को एक्यूरेटली यूज करने के लिए क्या स्किल्स या इक्विपमेंट चाहिए? ट्रेन्ड पर्सनल चाहिए जो एक्यूरेट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ले सकें, कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट जैसे स्किन फोल्ड कैलिपर्स, एंथ्रोपोमीटर्स और वेइंग स्केल्स यूज करके। ट्रेनिंग और सही टूल जरूरी हैं। थिंक। सो इन शॉर्ट, हीथ कार्टर मेथड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट बेस्ड असेसमेंट देता है करंट सोमैटोटाइप का, एंडो, मेजो, एक्टो का, ये मानते हुए कि फिजिक चेंज हो सकता है, जो इसे आज का स्टैंडर्ड टूल बनाता है। ऑब्जेक्टिव, चेंजेबल, स्टैंडर्ड। गॉट इट। फाइनल रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल। तो ये काफी डिटेल सफर था ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजिंग और बॉडी टाइप्स का। चलो जल्दी से मेन थीम्स रिकैप करते हैं। हाँ, लेट्स समराइज। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ साइज बढ़ना है, क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट कंप्लेक्सिटी, मैच्योरिटी बढ़ना है,
क्वालिटेटिव। साथ होते हैं पर अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइफ स्टेजेस, ग्रोथ प्रेडिक्टेबल स्टेजेस में होती है, प्रीनेटल से सीनेसेंस तक, बीच में इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ड्रामेटिक एडोलेसेंस और स्लो पोस्ट एडोलेसेंस। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, कांस्टेंट इंटरप्ले है। जीन्स ब्लूप्रिंट्स देते हैं, पर एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, क्लाइमेट, सोशो कल्चरल फैक्टर्स डिसाइड करता है वो ब्लूप्रिंट कैसे एक्सप्रेस होगा। हार्मोन्स की रेगुलेटर्स हैं। स्टडिंग ग्रोथ, हम क्रॉस सेक्शनल, स्नैपशॉट, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग मूवी और सेमी लॉन्गिट्यूडनल, प्रैक्टिकल बैलेंस मेथड्स यूज करते हैं ग्रोथ पैटर्न समझने के लिए। एजिंग एंड सेनेसेंस, एजिंग उम्र बढ़ना है, सेनेसेंस बायोलॉजिकल फंक्शन का डिक्लाइन है। बायोलॉजिकल थ्योरीज क्यों प्रोग्राम्ड वर्सेस डैमेज एक्सप्लोर करती हैं। सोशल थ्योरीज कैसे हम अडेप्ट करते हैं, डिसएंगेजमेंट, एक्टिविटी, कंटिन्यूटी एक्सप्लोर करती हैं। एजेस एंड बॉडी टाइप्स, क्रोनोलॉजिकल एज साल, बायोलॉजिकल एज बॉडी फंक्शन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस्ड से अलग है। सोमैटोटाइपिंग, खासकर हीथ कार्टर, करंट बॉडी फिजिक एंडो, मेजो, एक्टो को ऑब्जेक्टिवली क्लासिफाई करता है, जो चेंज हो सकता है। रेडी फॉर सम क्विक रिकॉल क्वेश्चंस? लेट्स टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके 1. अपने वर्ड्स में बताओ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोर डिफरेंस क्या है? ग्रोथ इक्वल्स साइज, अमाउंट में चेंज। डेवलपमेंट इक्वल्स कम्प्लेक्सिटी, फंक्शन, मैच्योरिटी में चेंज। 2. एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट को ड्राइव करने वाला एक की हार्मोन बताओ, ग्रोथ हार्मोन के अलावा। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन स्पर्ट को एम्पलीफाई करने और मसल ग्रोथ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। 3. एक एग्जाम्पल दो कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर ग्रोथ के लिए जेनेटिक पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है। बचपन में क्रॉनिक सिवियर मैलन्यूट्रिशन बच्चे को वो हाइट पोटेंशियल अचीव करने से रोक सकता है जो उसके पेरेंट्स की जेनेटिक्स इंडिकेट करती है। 4. लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी का क्रॉस सेक्शनल पर मेन एडवांटेज क्या है? वो एक्चुअल इंडिविजुअल चेंज ओवर टाइम ट्रैक करती है, इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न्स और वेलोसिटी को एक्यूरेटली दिखाती है। 5. बायोलॉजिकल एजिंग की एक डैमेज एरर थ्योरी ब्रीफली एक्सप्लेन करो। फ्री रेडिकल थियरी सजेस्ट करती है कि मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स फ्री रेडिकल से सेल्स को होने वाला एक्यूमुलेटेड डैमेज एजिंग कॉज करता है। 6. हीथ कार्टर सोमैटोटाइपिंग मेथड आज शेल्डन के मेथड से बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, मेजरमेंट्स यूज करता है, सब्जेक्टिव फोटोज नहीं, और ये मानता है कि बॉडी टाइप टाइम के साथ चेंज हो सकता है। सेल्फ एक्सप्लेनेशन प्रॉम्प्ट, अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ इस पूरी डिस्कशन का मेन टेक अवे क्या था अबाउट द ह्यूमन लाइफ जर्नी। चैलेंज। ओके, ट्राई दिस। क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज का डिफरेंस एक इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 1 मिनट में एक्सप्लेन करो। रेडी, गो। फाइनल इन्विटेशन, अगर आपको ये गहराई से जायजा पसंद आया तो अपने नोट्स में की पॉइंट्स कंसोलिडेट करो और कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करो। लेट अस नो इफ यूड लाइक अ शॉर्ट क्विज और फ्लैश कार्ड्स ऑन दिस टॉपिक। आज के इस सेशन में शामिल होने के लिए शुक्रिया। वी होप ये डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा।